मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पे उस सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। मेरे पिताजी एक ऑटो ड्राइवर थे। जब बात करने का मन हो तो बात करेंगी। कला काफी टाइम मांगता है। मेरा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सीखने को तो बहुत कुछ मिला। वॉइस ऑफ बिहार बहुत कम उम्र में ही उसका मैं विनर बना। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। क्या उम्र रही होगी? करीब 10 साल। वहां से वहां पहुंचने के लिए जितने मैंने स्ट्रगल किए, उनको एक्चुअली में मैं श्रेय देता हूं कि मैं आज जहां भी। तो जो स्ट्रगल उन्होंने किया है और जो स्ट्रगल मम्मी ने किया है, वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे ये स्ट्रगल फेस। 5+ से लेकर के मैंने 60+ तक को सिखाया है। आजा मेरी तमन्ना आजा जाने जहां। बिहार में काबा, अरे कहेला तो बाहर बा, बाकी कुछो नहीं खेपा। लेकिन ये था कि बिल्कुल कम सीखने पर भी उतना ऊपर पहुंच जाना, उतना आगे तक पहुंचना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी। हम लड़के हैं सीधे, हमको टाइम पास है समझती। 3-4 बॉयफ्रेंड इनकी यहाँ गली गली में होती। साउंड इंजीनियर वो भी मैंने सीखा। वो इसलिए सीखा क्योंकि मुझे पता है कि पटना में वो अवेलेबल है नहीं। वो फ्लेवर हमको पटना में किसी भी स्टूडियो में नहीं मिलता। आपका पहला एल्बम, उसका सफर कैसा रहा, कौन सा था? तो आपका रेजिस्टेंस अपनी फैमिली की तरफ से, परिवार की तरफ से या समाज की तरफ? जब कैज मारोगे तब तक ये चिल्ल मारेंगी। कितना गंदा से गंदा गाना गाए कि जितना जल्दी से जल्दी जाकर के वो हम हिट हो जाए। तो आप जब स्टूडियो में, पटना के स्टूडियो में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि किस लो लेवल पे काम, कि एक म्यूजिक यूनिवर्सिटी जरूर हमारे बिहार में एक होना चाहिए, जो नहीं है। जो 20 साल का लड़का जो है इस तरीके का गाना लिख रहा है और इस तरीके का गाना पटना में बना रहा है, ये उन लोगों के लिए भी ये शॉकिंग था। आज जाने की जिद ना करो। वैसे मैंने पटना के बहुत सारे कॉलेज में किया, BIT में किया, कॉमर्स कॉलेज में किया, बहुत सारे जगह पे किया है। 2 साल तक मेरा गाना नहीं बन पा रहा था। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि बिल्कुल मतलब मैं टूट गया था। बाथरूम में भी कई बार घंटों नहीं निकलता था, सोच में पड़ा रहता था। एक डिप्रेशन वाला जो दौर था वो मेरे लिए, वो उस टाइम में मेरे लिए हो गया था कि शायद मैं म्यूजिक में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा पटना में। और कुछ लोग भी ऐसे मिले थे जिन्होंने मुझे डिप्रेस किया। शारदा सिन्हा का जो गाना है वो बिल्कुल एकदम सुनने पे ही, अगर आप इंडिया में किसी भी कोने पे तो लगेगा कि वो अलग बात आ जाता है। बंगाल जहाँ पर मेलोडी जाना जाता है, जहाँ पर एक प्रायोरिटी दी जाती है, वहाँ पे जाके आपका सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात। जी। नमस्कार। आज बिहार की गूंज के मंच पे हमारे साथ वो शख्सियत हैं जिनकी आवाज में सिर्फ संगीत नहीं, संघर्ष, सपना और समर्पण भी गूंजता है। यही तो मकसद है इस मंच का, बिहार की उन असली आवाजों को सामने लाना जो अपने हुनर से न केवल प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि नई पीढ़ी को भी दिशा दे रहे हैं। आज हमारे साथ वॉइस ऑफ बिहार के विनर, लिटिल चैंप के चमकते सितारे और पटना के युवाओं के रियल आइकन, सिंगर, परफॉर्मर और म्यूजिक गुरु केसरी रेमो जी आज हमारे साथ है। रेमो, केसरी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है बिहार की गूंज पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको स्टूडियोज में आके? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और डेफिनेटली एक बहुत ही शानदार प्रयास है। और आपने मुझे बुलाया, ये बहुत बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। और बिहार की गूंज मैंने देखा, कुछ एपिसोड्स मैंने देखा अभी, बहुत अच्छा है और बहुत बहुत सार्थक प्रयास है। चलिए, इसी प्रयास का एक और कहे उदाहरण आज आपकी शख्सियत और आपके प्रेजेंस से आज हमारे दर्शकों को एक देखने का मौका मिलेगा। वॉइस ऑफ बिहार के मंच और GTV लिटिल चैंप से आपने शुरुआत की, कैसा रहा ये सफ़र और क्या प्रेरणा आपने सीखी? देखिए, सीखने को तो बहुत कुछ मिला जी। और वॉइस ऑफ बिहार मैंने बहुत कम उम्र में ही उसका मैं विनर बना। क्या उम्र रही होगी? करीब 10 साल। 10 साल की उम्र में मैं वॉइस ऑफ बिहार बना था और दूरदर्शन के चैनल पे वो आता था जी। और वॉइस ऑफ बिहार बना था। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला लिटिल चैंप्स में जाने का। और उसके पीछे भी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उससे है कि आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे या जिस जगह पे पहुंच पाया हूं,
वो सभी का एक नतीजा है, सभी का एक परिणाम है कि मैं इस आप जगह श्रेय देते हैं उस वॉइस ऑफ बिहार और लिटिल चैम्प के उस मंच को जी जी जो आज आप हैं। वहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए जितने मैंने स्ट्रगल किए उनको एक्चुअली में मैं श्रेय देता हूँ कि मैं आज जहाँ भी हूँ। तो सीखने का क्रम जी, काफी जी, जी, शानदार रहा जी, और बिल्कुल। काफी सीखने का अनुभव रहा। जी तो आपने कहा कि भाई वो बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, इससे आपका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि मेरे पिताजी एक ऑटो ड्राइवर थे बहुत। अच्छा। जी। और मेरी मम्मी जो है वो गृहिणी हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। और लेकिन यही है कि मेरे मम्मी पापा का जो सोच था वो शुरू से ही बहुत पॉजिटिव, और हम हमारे प्रति, मेरा एक और भाई है तो उसके प्रति बहुत ही अलग तरीके का सोच था, और उनका सोच का ही परिणाम है कि हम दोनों भाई आज अच्छे मुकाम पर हैं। तो लिटिल चैम्प्स में जाना हो या वॉइस ऑफ बिहार में जाना हो, बहुत सारी जगहों पे मैंने एक्टिंग भी किया है, और मेरा अपना एक इंस्टीट्यूट भी रन करता है जो भी के टाइम में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना हुआ है पटना का जी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सरकार के लिए भी बहुत सारा कार्यक्रम किया और मुंबई में भी बहुत सारा काम किया। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा का सेक्रीफाइस, जो उन्होंने स्ट्रगल देखा, और उनका ये था कि जो स्ट्रगल वो उन्होंने किया है, जो मेरे पिताजी ने, जैसे ऑटो ड्राइवर, आप समझ सकते हैं कितना परेशानी होता है जी। तो जो स्ट्रगल उन्होंने किया है और जो स्ट्रगल मम्मी ने किया है, वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे ये स्ट्रगल फेस करें। तो चलिए, आशा है कि इस मंच से आपकी स्ट्रगल की क्या कहते हैं वो सफ़र थोड़ा कम होगा और क्या कहते हैं सफलता की उड़ान और ऊंची और बहुत ऊंची जाएगी। जी, एक्चुअली बात ये है कि मैं ये चाहता भी हूँ कि जो लोग भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं या जो भी सपना देख रहे हैं, जी, 9-10 साल की उम्र में हर एक बच्चा एक सपना देखना स्टार्ट कर ही देता है जी। और फैमिली भी साथ में उसके साथ सपना देखते। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें उन तक भी पहुँचे आपके मंच के माध्यम से, कि आप अगर लगातार प्रयास करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। वो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन वही है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको लगातार प्रयास शाहरुख खान जी का एक डायलॉग है कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहे तो पूरी कायनात जी जरूर उसकी तरफ लग जाती है, इसकी आपको सक्सेस की तरफ। तो वही बात रही। तो लेकिन बिहार का जो परिदृश्य है और जो एक फैमिली वैल्यूज़ है कि 10 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा गाने की तरफ रुझान है, और जैसे आपने कहा कि एक बहुत वेल वर्स फैमिली से नहीं रहे क्योंकि एक स्ट्रगल रहा, पिताजी ऑटो ड्राइवर रहे, तो क्या शुरुआती सफ़र में या शुरुआती आयु में जब आप गाने की तरफ आपका रुझान रहा तो आपका रेजिस्टेंस अपनी फैमिली की तरफ से मिला या फिर परिवार की तरफ से या समाज की तरफ? देखिए, इस सवाल का जवाब तो मैं कहना चाहूँगा कि लकीली मेरे साथ फैमिली रेजिस्टेंस तो नहीं रहा। बहुत किस्मत वाले रहे फिर तो। हाँ, चूँकि मेरी माँ जो है वो घर पे गाया करती थी, और मेरे मामा, बड़े मामा और छोटे मामा दोनों काफ़ी अच्छा गाते हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया भी। तो फैमिली रेजिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन चूँकि एक सामाजिक प्राणी है हम लोग, तो समाज में तो थोड़ा रेजिस्टेंस रहता ही है, क्योंकि मम्मी पापा को ये अक्सर सुनने को मिलता था कि ये क्या सिखा रहे हो, गवैया बनाओगे क्या। और खासकर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा एक कल्चर है गाने का, संगीत का बहुत ज़्यादा इनफैक्ट देखा जाए, लेकिन बिहार में उतना नहीं है। जी। तो स्वाभाविक है कि समाज की तरफ से आपको रेजिस्टेंस मिला। तो कैसे उस चीज़ों को आप सामना किया? उसका वैसे देखिए, अगर फैमिली आपके साथ है तो वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मेरे पापा मम्मी ही उसके प्रति पॉजिटिव थे, मेन बैकबोन आपके साथ बस तो उसके तो वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो कौन क्या बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ है। तो आपने सरकारी स्कूल में एज ए म्यूजिक टीचर के रूप में भी आपने काम किया, दोनों में क्या अनुभव का अंतर रहा? अंतर सर, दोनों डिफरेंट चीज़ है। एक परफॉर्म करना, एक सिंगिंग करना, एक लाइव सिंगिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, ये अलग है, और सिखाना, दोनों बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट थिंग है। तो दोनों का अपना अपना एक्सपीरियंस है और दोनों अच्छा मज़ा किसमें आता है? देखिए, चूंकि मैं सिंगर हूँ तो मज़ा तो उसमें ज़्यादा आता है, बट सिखाने का भी सर अपना एक अलग है कि बच्चे जो है वो सीखते हैं। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से तो चूंकि मैं टीचर हूँ, तो टीचर भी को भी मैं मानता हूँ कि वो एक परफॉर्मर है। जब तक वो एड्रेस कर रहा है, 20 लोगों को एड्रेस कर रहा है, तब तक वो परफॉर्मर है, वो बात करेगा, उसी तरीके से बात करेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों बराबर है सर। किस उम्र के बच्चों को आप सिखाते हैं? 5+ से लेकर के मैंने
60+ तक को सिखाया है। अरे वाह, क्या बात है। तो आप और बहुत बड़े बड़े पद काफी वर्सेटाइल और काफी रेंज रखा आपने। हाँ बट चैलेंजेस तो दोनों में अलग रहता होगा, हाँ, बच्चों में और एक टीनेजर में, एक यंग में और एक थोड़े से बिल्कुल। उम्रदार। मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे होते हैं वो जल्दी कैच करते हैं, बहुत जल्दी कैच एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उनकी ज्यादा बहुत जल्दी कैच करते हैं। वो दिमाग में कोई बर्डन नहीं रहता, कोई बैगेज नहीं रहता उनके ऊपर, और वो बहुत जल्दी कैच करते हैं, बहुत जल्दी सीखते भी। जी। जो बड़े होते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारा डाइवर्शंस भी बहुत होता है, हेक्टिक शेड्यूल होता है, समय नहीं दे पाते हैं अपने आप को, फैमिली को समय देना होता है, फिर अपना भी काम होता है। लेकिन बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। वैसे भी अगर समय, दोनों को भी अगर समय बराबर भी दिया जाए तो भी बच्चों में जो है वो कैच करने का जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है। तभी तो कोई लैंग्वेज भी सीखना हो तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, हम लोगों को तो काफ़ी वक्त लग जाता है। तो जो आपके स्कूल के स्टूडेंट रहे, जो आपने कहा कि 5 से लेकर 7 साल तक के बच्चे, सबके एस्पिरेशन रहते होंगे कि भाई इस टाइप के रियलिटी शोज़ में वो पार्टिसिपेट करें, कैसा रहा है उनका उस तरफ के रुझान, और आप उनको उस तरफ के लिए कैसे स्पेशलाइज ट्रेन करते हैं या प्रोत्साहित कैसे करते हैं? कोई क्या कहते हैं कि कोई एजेंसीज भी है जो उनको और ज़्यादा सपोर्ट करती है कि वो उस मंच तक जाए, कैसा पूरा फ्रेमवर्क कैसा होता है? देखिए, पहला तो बेसिक चीज़ है कि आपको क्लासिकल सीखना होता है जी। क्लासिकल पे अगर आपका कमांड है तो आप कहीं भी अच्छा करें जी। अगर क्लासिकल स्ट्रांग नहीं है, बेस स्ट्रांग नहीं है, तो बहुत फिर आगे चल करके, क्योंकि इंडिया में अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिहार में बहुत ज़्यादा कंपटीशन। प्लस अगर आप मेरे एंड से देखिएगा तो मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं खुद सीखूं, और केवल गाना ही नहीं सीखना है, वो हर एक छोटी चीज़ जो म्यूज़िक में काम होता है वो सब कुछ सीखना है, और मैंने वो सब कुछ सीखा है जी। तो अपना स्टूडियो से लेकर के सब कुछ है। और मैंने वो सॉफ्टवेयर पे भी काम करना सीखा जो बॉम्बे में के लोग काम कर रहे हैं। एडिटिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, साउंड इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। तो वो भी मैंने सीखा। वो इसलिए ही सीखा क्योंकि मुझे पता है कि पटना में वो अवेलेबल है नहीं, और मैं जो चाहूँगा वो मुझे मिलेगा ही। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सीखना भी ज़रूरी है ताकि मैं वो खुद के लिए वो काम कर सकूं। और प्लस है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो जिस तरीके से मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए जो स्ट्रगल फेस किया, वो आजकल के बच्चों को कम से कम ना करना पड़े। साउंड रिकॉर्डिंग या साउंड इंजीनियरिंग से क्या बेनिफिट हो रहा है? या जो रियल वॉइस है वो चेंज हो रही है, या फिर जिस माहौल में आप उस सॉन्ग को फिल्माना चाहते हैं उस टाइप से वो कर सकते हैं, या फिर कुछ जो डाइवर्शन होता है, नॉइज़ हो, ये हो, वो सब आप हटा सकते हैं? एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो बहुत है सर जी। एक व्यक्ति अपने आवाज़ को अपने से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जैसे मेरा जो वॉइस है उसको मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। स्वाभाविक, सही, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए वो भी मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता जी। तो इसलिए मैंने ये सीखा। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो मैं उससे रिकॉर्डिंग से तो ठीक है सेटिस्फैक्शन होता था, लेकिन जो काम हो रहा है मेरे वॉइस पे शायद और बेहतर हो सकता है, और बेहतर हो सकता है। इसलिए आप देखिए कि जितने भी बड़े बड़े सिंगर है, चाहे वो अरिजीत सिंह हो या जो भी है, आप जिनका भी नाम लेंगे, उनको वो चीज़ें ज़रूर आती है। तो ये मेन पर्पज सिंगर्स लोगों का यही होता है कि वो अपना जो वॉइस है उस पर अगर कोई और भी काम कर रहा है तो उसको वो गाइड कर सके कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। इसलिए वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल गाना ही नहीं, हर चीज़। और जो सिंगर होता है वो लीडर ऑफ द पैक होता है। बहुत सही बोला। जैसे स्टेज पे आप जा रहे हैं तो एक सिंगर जो जैसे चाहेगा वैसे वो पूरा शो चलेगा, ना कि जो पीछे जो बैठे हैं तो उनके अनुसार कोई भी शो नहीं चलेगा। या फिर स्टूडियो में भी अगर आप गाते हैं तो जो फ्लेवर चाहिए, जो भी चाहिए, वो सिंगर ही उसको दे सकता है। इसलिए सिंगर को हर चीज़ आना जरूरी। तो इसलिए मैंने वो सीखा। तो इस टूल, इस साउंड इंजीनियरिंग के साथ एआई का कितना इन्फ्लुएंस रहा है? एआई तो अभी बिल्कुल नया है, बिल्कुल अभी नया। अभी इसको एक्सप्लोर करना अभी इसमें टाइम है। अभी इसको कैसे इसको ले जाया जा सकता है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे चीज़ें हैं जो जुड़ते जाती हैं। अभी तो हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करें, और मैंने जो सीखा है वो मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, और पटना में शायद ही किसी के पास है जो वो इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये है, अभी देखते हैं एआई कहाँ तक ले जाता है। फ्यूचर तो एआई का है और सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन हाँ, ह्यूमन फैक्टर मिसिंग रहेगा, तो उसके लिए तो हमेशा ह्यूमन रहेंगे। जीटीवी लिटिल चैम्प में जब आप गए और एक तरह से एक नेशनल एक्सपोजर आपको सबसे बड़ा उस समय मिला, कैसा अनुभव रहा? क्या आपके को पार्टिसिपेंट आपको किस तरीके से एब्जॉर्व किए, और कैसा वहाँ का अनुभव रहा?
और आउटकम क्या लगा आपको, या फिर उससे सीखने को क्या मिला आपको? जब अब लिटिल चैम्प्स की बात आई है सर, तो फिर मैं उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जी। है क्या कि उस समय सीडी भेजना होता था। अच्छा, लिटिल चैम्प्स जी। जीटी वाले लोग जी, ऑडिशन के लिए सीडी भेजना होता था। जी। तो पटना में मैंने रिकॉर्ड किया और वो भेजा। तो वो जिस टाइम, एक टाइम फ्रेम होता है जिस तब समय तक पहुंच जाना जी। चाहिए, तो वो पहुंचा ही नहीं। अच्छा जी, हम लोगों आपने ने स्पीड पोस्ट किया या कुरियर किया? हाँ जो भी किया, जी। लेकिन वो किसी कारणवश वो पहुंचा ही नहीं। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि फिर पता चला कि जिस दिन हम लोग को पता चला, उसके नेक्स्ट डे ही कोलकाता में ऑडिशन था। अच्छा। अब चूंकि पटना में तो ऑडिशन होता नहीं है, जी। आज भी बहुत कम होता है, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं लिटिल होता था। चैम्प का ऑडिशन उस समय नेक्स्ट डे कलकत्ता में था। हाँ, नेक्स्ट डे कोलकाता जी। में था। तो रात में मेरी मम्मी, अब मैं स्कूल से आया और मुझे भी नहीं पता है कि उसका क्या है कैसे है। तो मम्मी ने बताया कि आज चलना है, कोलकाता चलना है। जी। तो कोलकाता क्यों चलना है, तो वो कैसेट पापा पता किए तो वो नहीं पहुंचा था, तो कल ऑडिशन है बड़ा कोलकाता। अच्छा लग रहा है माता जी। पिता के इतना जी साथ जी सुन बिल्कुल के। बिल्कुल। तो वो तो फिर रात में जो है हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा जी। और जनरल बोगी में जैसे तैसे करके वहाँ पे पहुँचे। और जब पहुँचे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, ओह। बहुत ज़्यादा। जी। और उसका प्रिपरेशन तो हम लोग का था नहीं। और ऑडिशन जनरली होता क्या कि बाहर में होता है, स्कूल्स में था, एक कोई स्कूल था वहाँ पे था। और फिर वहाँ से मेरे छोटे वाले मामा और मेरे एक भैया, अंकित भैया, वो जो है, और मम्मी, वो पूरा दिन भीगते रहे। ओह। क्योंकि बाहर में रहना था, पूरा दिन वो भीगे, इधर उधर करने में पूरा दिन भीगे। और अंदर में मैंने ऑडिशन दिया और फिर मैंने उसको क्वालिफाई किया। फिर मुंबई के लिए मुझे बुलाया गया। जी। फिर मुंबई में भी बहुत अच्छा रहा और वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत जो हमारे को पार्टिसिपेंट में एक हमारे रोहन प्रीत भी थे, जो नेहा कक्कर के जो अभी हस्बैंड है, अच्छा। वो भी थे। प्लस और बहुत सारे लोग थे। और वो भी बहुत कुछ वहाँ भी सीखने को मिला। और सबसे अच्छा चीज़ जो सीखने को मिला कि पटना में तो एक तो लोग सीख नहीं रहे हैं। और जैसे मैंने भी बहुत बचपन से गाना शुरू किया, लेकिन सीखना मैंने 10 साल के बाद ही शुरू किया। ओके। पहले, उससे पहले लिटिल चैम्प्स में जाने से पहले मैं घर में ही सीख रहा था। अच्छा। तो उस समय मेरे मम्मी पापा को भी लगा और मुझे भी लगा कि सीखना जरूरी है। कुछ कॉम्पिटिटिव एज की कमी लगी आपको? जी 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 जी। तो वहाँ यही फायदा होता है जब आप एक स्टेज ऊपर का एक्सपोजर आपको मिलता है। लेकिन ये था कि बिल्कुल कम सीखने पर भी उतना ऊपर पहुंच जाना, उतना आगे तक पहुंचना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। और बिहार के तो कोई थे भी नहीं, मैं ही था जो वहाँ पे। और खासकर बंगाल, जहाँ पर मेलोडी जाना जाता है, जहाँ पर हर घर में बच्चे सीखते हैं, संगीत को एक तरह से एक प्रायोरिटी दी जाती है, वहाँ पर जाके आपका सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। कुछ सुनाना चाहेंगे इसी मौके पे? जरूर सर, बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, सूफी टाइप का है, काइंड ऑफ, बहुत चला था कुछ दिन पहले। जी। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा था, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर। मज़ा आ गया जो इस लाइन में, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा, बहुत मेलोडी, बहुत अच्छा गाया आपने। इसके आगे का सफ़र आपने एक रिदम स्कूल इंस्टीट्यूट आपने इस्टेब्लिश किया है और आपका एक तरह से एक मिशन है कि वो वर्ल्ड क्लास बने। तो किस तरीके का आप शिक्षा वहाँ पे दे रहे हैं और किस मुकाम तक, किस मैच्योरिटी ऑफ दैट इंस्टीट्यूट बन चुका है अभी? जी, रिदम स्कूल ऑफ म्यूज़िक जो जिसके बारे में आपने बोला, वो अभी जो है हमारा अभी लेटेस्ट है। अभी करीब 1.5 से 2 साल उसका हो रहा है। और उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। डांस है, गिटार है, पियानो है, कराटे है, इंस्ट्रूमेंट्स भी है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं, म्यूज़िक है, सिंगिंग है। और आगे इसको हम लोगों को एक्सपेंड करना है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और हमारी जो टीचर की टीम है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और हमें इसको बहुत आगे ले जाना है। तो इसको स्टैब्लिश करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है सर, हर चीज़ में।
हर चीज़ में ही स्ट्रगल है। तो बस ये खुशी है कि जिस रास्ते पे मेरे पिताजी ऑटो चलाया करते थे वहाँ पे आज मेरा अपना एक ऑफिस है, और एक बहुत बड़ा ऑफिस है, और एक जो पटना में जो आज के टाइम में रिदम स्कूल का नाम है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जिस रोड पे, जिस सड़क पे, जिस रास्ते पे मेरे पिताजी ऑटो चलाया करते थे वहाँ पे मेरा आज अपना एक ऑफिस है। क्या बात है। तो उस शायद केनाल रोड से लेके वो पाटलिपुत्रा के रास्ते की एक बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो पिताजी भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते होंगे, परिवार भी काफ़ी महसूस करता होगा। तो अभी गर्मी की छुट्टियां आ रही है और जनरली कई बार लोगों को, बच्चों को स्पेशली स्कूल के टाइम में समय नहीं मिलता है अपने हॉबीज़ को परस्यू करने का। और माता पिता भी देखते हैं कि भाई क्या बच्चा उस तरफ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। लेकिन आज जिस टाइप से रियलिटी शोज़ हो रही हैं तो म्यूज़िक की तरफ, संगीत की तरफ और डांस की तरफ काफ़ी रुझान है। तो आप उन माता पिताओं को क्या कहना चाहेंगे जो थोड़ा भी अगर प्रतिभा अपने बच्चों में देख रहे हैं इस गर्मी छुट्टियों में, उस चीज़ को कैसे उपयोग कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, हालांकि गर्मी की छुट्टी की बात करें तो ठीक है, ये एक ऑप्शन है, बट कला जो है वो काफ़ी टाइम मांगता है, कुछ समय में नहीं होने वाला है। वो ऐसा नहीं कि 2 महीना, 3 महीना, साल, 2 साल में आप सीख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। लता मंगेशकर का अभी रिसेंट 10 साल पहले का एक इंटरव्यू था, जब उनसे पूछा गया कि आप इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो लता जी ने केवल एक ही बात बोला कि मैंने कहाँ कुछ सीखा है, मैंने कुछ नहीं सीखा। तो जब लता जी जैसी जो शख्सियत है जो इस तरीके की बात बोल सकती है, तो कोई म्यूज़िक कभी सीख नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि पटना के लोगों को, जो बिहार के लोग हैं, बिहार के गार्जियंस हैं, उनको अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो म्यूज़िक एंड आर्ट्स को परसू करें, और एक अपॉर्चुनिटी अपने बच्चों के लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी जरूर दें एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ के बच्चों के माता पिता का कितना सहयोग मिलता है? और मुझे पता नहीं कि आपका एक्सपोजर वेस्ट बंगाल की तरफ या फिर मुंबई की तरफ के माता पिताओं को देखे होंगे कि वहाँ पे थोड़ा सा एक वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर वोकेशनल म्यूज़िक, इन चीज़ों का रुझान बहुत है कंपेयर टू बिहार। लेकिन मेरे माता पिता का था कि वो सीखे, तो उसी प्रकार गार्जियन से भी है कि वो उसको सिखाएं, जिस प्रकार प्रोत्साहित करें और लगातार फोर्स भी करें। क्योंकि आप बच्चों से अगर पूछिएगा कि मैथ्स बनाओ या साइंस पढ़ो, तो कोई बच्चा चाहता है पढ़ना? कोई नहीं चाहता। बच्चे बिल्कुल नहीं चाहते कि वो पढ़ाई करें। तो लेकिन गार्जियन उनके पीछे लगे रहते हैं कि भाई आपको पढ़ना है। तो उसी प्रकार म्यूजिक एंड आर्ट में भी होना चाहिए कि भाई आपको कम से कम 1 या 2 जो है आपको सीखना है। क्योंकि होता क्या है कि इससे एक अलग अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है बच्चों को। और ना सिर्फ ये, इसके अलावा अगर आप म्यूजिक एंड आर्ट सीखते हैं, तो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये देखा है कि आपका पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक कोई भी शौक हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, वो आपकी कंसंट्रेशन को फोकस करने में काफ़ी मदद करता है, बहुत मदद करता है। और आप जिस क्षेत्र में फिर जाते हैं आप अच्छा करते हैं जी। तो इसलिए म्यूजिक एंड आर्ट तो ज़रूर होना चाहिए। आपका शुरू से सपना रहा है कि मुंबई की फैसिलिटीज़ जैसे कोई स्टूडियो का निर्माण करे, उस दिशा में कितना काम हुआ? उस दिशा में अभी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं जी। पहले तो हम लोगों को क्या था कि नॉलेज गैदर करना था जी। कि क्या है क्या नहीं है, वो सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करने थे, मतलब सीखने थे, सॉरी, तो सॉफ्टवेयर पे जो काम करना था वो सीखना था। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी हम लोगों ने खरीद लिया और आने वाले 6 से 7 महीना के अंदर वो हो सकता है कि हम लोग वो स्टूडियो इनॉग्रेट भी करेंगे। तो वो सारा चीज़ जो इक्विपमेंट्स हमारा यूज़ होता है, जो मुंबई में यूज हो रहा है, दिल्ली में यूज हो रहा है, और वो सारे लोग भी जो मुंबई और दिल्ली में काम कर रहे हैं वो भी अभी हमारे साथ। तो आपकी कोशिश है कि बिहार को एटलीस्ट 100% म्यूजिक इक्विपमेंट्स में नेशनल लेवल के एटलीस्ट मैच्योरिटी ऑफ टूल्स हो या सॉफ्टवेयर हो या कॉम्पिटेंसी हो या स्टूडियो की कैपेबिलिटी हो, क्वालिटी हो, उस लेवल तक पहुंचाने का है। और आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो सपना पूरा हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। इस दिशा में आप गाना गाते हैं, इसके अलावा क्या आप गाने लिखते भी हैं या फिर और भी कुछ करते हैं या आप सिर्फ गाना? नहीं, मैं वैसे गाना लिखता भी हूँ। अच्छा। और जनरली जो कॉम्पोजिशन है जो मेरे गाने के हैं वो मेरा कॉम्पोजिशन खुद का है। अच्छा। खुद का रहता है। जो आप गाना सुनेंगे, अच्छा। जो मेरा अपना खुद का गाना है, 1-2 सुनाइए। ओके।
तो उसमें एक जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जी जो मेरा पहला कॉम्पोजिशन भी है, अच्छा। जो मेरे लाइफ का पहला कॉम्पोजिशन, हालांकि वो रिलीज लेट हुआ, जी। पहला रिलीज नहीं है वो, लेकिन मेरा पहला कंपोज्ड रिटन एंड संग वो पहला है मेरा। तो वो है जब से है देखा दिल ने तुझको, तब से है कहता है ये मुझको, राहत मेरी तू, इबादत मेरी तू, तन्हा मेरा दिल, चाहत मेरी तेरे बिना अब लगता है से मैं हूँ अब मैं ना, आजा मेरी तमन्ना, आजा जाने जहां, दिल लगता नहीं अब तेरे बिना, कटता ना रहना, आजा मेरी तमन्ना, आजा जाने जहां। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। Thank you. लगता है युवाओं की तरफ वाले गाने और ज़्यादा आप रुझान है आपका। जी बिल्कुल, अब मैं भी खुद युवा हूँ तो वो भी है। और एक और गाना है मेरा लिखा हुआ जो मतलब बहुत ज़्यादा उसका पॉजिटिव रिव्यू आया था, तो रैप काइंड ऑफ है। अच्छा। तो वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वेरिएशन हुआ है। हाँ वेरिएशन, वैसे मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स किए, एक कुछ पॉलिटिकल सॉन्ग्स भी है, बट वो करूँगा तो फिर वो रैप सुन लिया अलग हो जाए। जाएगा। लेकिन एक जो गाना है जो मतलब बिल्कुल जो आज के टाइम में जो युवा फेस कर रहे थे, उस टाइम तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे। चैलेंज या फिर हाँ फन काइंड ऑफ फन है वो, एक टॉन्ट गाना है, लड़कियों के प्रति है। हो सकता है बहुत सारी लड़कियां पसंद नहीं करती हैं वो गाने को, लेकिन बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। मेन की तरफ है। हाँ ठीक है। तो ऐसा है कि जब बात करने का मन हो तो बात करेंगी, जब बात करने का मन हो तो बात करेंगी, जब मन भर जाए तो कहेंगी फोन दे दूंगी, पापा को फोन दे दूंगी। हम लड़के हैं सीधे, हमको टाइम पास है समझती, 3-4 बॉयफ्रेंड इनकी यहाँ गली गली में होती। हम लड़के हैं सीधे, हमको टाइम पास है समझती, 3-4 बॉयफ्रेंड इनकी यहाँ गली गली में होती। जब तक कैज मारोगे तब तक ये चिल्ल मारेंगी, जब कैज मारोगे तब तक ये चिल्ल मारेंगी, जब मन भर जाए तो कहेंगी फोन दे दूंगी, पापा को फोन दे दूंगी। क्या बात है, तो आपने खुद कंपोज किया? हाँ मेरा खुद का लिखा हुआ भी, इसका और भी आगे है तो जरूर सुनिएगा। और मैं दर्शकों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जरूर सुने। और आपने और भी वेरिएशंस की बात कही, दो वो भी सुनाइए। और भी है, कुछ पॉलिटिकल सॉन्ग्स भी है। वैसे मैंने मतलब लास्ट 2020 के इलेक्शंस में जो बिहार में इलेक्शन हुआ था, तो करीब मोर देन 100 MLAs के लिए मैंने गाना गाया था, मोर देन 100 MLAs के लिए, और बहुत सारे पार्टीज के लिए भी मैंने सॉन्ग्स किया था। मोस्ट प्रोबेबली अभी 2025 में भी इलेक्शन है, तो शायद 1 महीने बाद से फिर वो भी काम फिर शुरू हो जाएगा। तो एक जो था वो बिहार के लिए था, और मतलब वो एक सटायर बेस्ड था और किसी के भी खिलाफ भी नहीं था, सबके खिलाफ था, ये लोगों के लिए था। तो वो था जनता की आवाज। हाँ उस समय बिहार में काबा करके बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो उसमें एक मेरा वर्जन था जी। तो वो था का हो बिहार में काबा, अरे कहेला तो बाहर बा, बाकी कुछो नहीं खेबा, कुछ इस तरीके से रैप सॉन्ग है। 15 साल का जंगल राज, 15 साल सुशासन राज, अरे 15 साल का जंगल राज, 15 साल सुशासन राज, फिर भी ऐसे कुछ करके था सर, भूल रहे हैं लिरिक्स। तो ये बैलेंस किया आपने। हाँ दोनों को मैंने क्रिटिसाइज किया है कि कैसे पलायन अभी भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। लोग जो है अभी भी बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। पहले भी बाढ़ से लोग पीड़ित थे, अभी भी बाढ़ से लोग पीड़ित है। पहले भी लोग भूख से मर रहे थे। समस्या है बाढ़, पलायन का तो एक मुख्य कारण, खासकर नॉर्थ बिहार के लोगों का जो पलायन का मुख्य कारण तो यही रहा है। और विडंबना है कि इतना भारत आज तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ है, लेकिन
ये फोकस जो है नॉर्थ बिहार फ्लड का अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया है, और लोग बिहारी का कहते मजाक उड़ता है कि भाई माइग्रेट होते हैं दूसरे राज्यों में बैठते हैं, लेकिन वो इस समस्या को नहीं समझता। अगर देखा जाए उन लोगों की स्थिति जो हर 6 महीने या साल भर में पूरा का पूरा घर तबाह हो जाता है, उनके पशुएं बह जाती हैं, या फिर से 1 साल बाद फिर बसाते हैं, फिर बह जाता है। ऐसी स्थिति तो खैर दुनिया में किसी भी क्षेत्र का नहीं रहा हो। तो काम हो रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है उसके पीछे। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इम्प्रूव हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर काफी इम्प्रूव हुआ है, और लोगों का डेवलपिंग की तरफ। लेकिन हाँ, पहले ये चैलेंज काफी ज्यादा था, बहुत ज्यादा स्कोप है बिहार में। स्कोप है तो तरक्की भी होगी, और इस उम्मीद के साथ कि हाँ सरकार सही दिशा पे काम कर रही है और आगे बढ़ेगी। और कुछ सुनाना चाहिए? और आप बताएं, और अगर आप कॉर्पोरेशन तो कोई बच्चों के स्पेसिफिक कोई गाना, क्या 5 साल से बच्चों को सिखाते हैं, तो उन लोगों को किस तरह के गाने से शुरुआत करते हैं? मैंने बताया ना कि मैं क्लासिकल बेस्ड में ज़्यादा तो छोटे बच्चों को फॉर एग्जांपल 2-3 बहुत तरह के बच्चे आते होंगे। एक में खुद से उनका एक रुझान होता होगा, या फिर खुद का कैपेबिलिटी या हुनर होता होगा। एक है कि चलो पेरेंट्स के प्रेशर पे आ गए, या फिर सीखने के जुनून से आए। दोनों में कैसा इंटेंशन देते हैं, और कैसे इन 3 वेरिएशंस को आप बच्चों को मैनेज करते हैं? देखिए, होता क्या है कि क्लासिकल वैसे भी अगर आप जनरल लोगों को भी सिखा दीजिएगा तो थोड़ा बोरिंग लगेगा। लेकिन मेरा, चूंकि मैं खुद म्यूजिक का क्लास मैं खुद लेता हूं, तो मेरा प्रयास रहता है कि क्लासिकल है तो क्या, लेकिन उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो जब इंटरेस्टिंग उसको बना देते हैं, थोड़ा फन टाइप में बना देते हैं, तो 5 साल के बच्चे भी उसको सीखना चाहते हैं। अदरवाइज क्लासिकल बहुत लोगों को लगेगा कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्थिरता डिमांड करता है। बहुत अच्छा आपने कंसेप्ट लगा कि भाई उसको एंजॉयमेंट तरीके से सिखाया जाए तो वो एब्जॉर्ब भी करेंगे, हाँ, और उसको सीखेंगे भी फास्ट। हाँ, तो इस तरीके से फिर जो है कि वो बच्चे सीखते हैं। तो और रहा आपका एक सपना है कि आपने एक तरह से कि मुंबई के लेवल का स्टूडियो बनाया, तो अभी रिकॉर्डिंग कितना ज़्यादा हो रहा है आपके स्टूडियोज में? अभी तो बना नहीं है सर, स्टूडियो बना नहीं है हम लोग का। बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ आपने? हाँ, सॉफ्टवेयर पे जो हम लोगों ने जो काम करना था, सीखना था, वो सब कुछ सीख लिया है। और वो अभी जैसे ही सेटअप जब तैयार हो जाएगा तब हम लोग रिकॉर्डिंग करना उसमें शुरू कर देंगे। आपका पहला एल्बम, उसका सफ़र कैसा रहा, कौन सा था, और उसके बाद का सफ़र कैसा रहा? पहला एल्बम मेरा तो है साइया तू है मेरा। ये मेरा पहला एल्बम है जिसमें 3 गाने हैं। ठीक है, एक साइया तू है मेरा है, खुदा भी तू है, फिर एक गाना मैंने अभी जो रैप आपको सुनाया जब बात करने का, वो है। तो तीनों ये मुंबई में ही सारा इसका काम हुआ। और अभिजीत अरुण जो हमारे जो डायरेक्टर हैं, वो भी पटना के ही हैं। अच्छा। और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं मुंबई में। और एक उनके बड़े भाई सुमिताभ अरुण, तो उनके थ्रू वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला। उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, करीब 2 साल, मतलब 2015 में मैंने अपना गाना सारा कंपोज और रिटेन राइट किया था, लिखा था। लेकिन मतलब पटना के कई सारे, उस समय मैं स्टूडियो में गया, लेकिन किसी भी स्टूडियो में वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि जो मेरा सॉन्ग है जो डिमांड करता है, हर एक सॉन्ग एक अलग फ्लेवर डिमांड करता है। अच्छा। तो वो फ्लेवर हमको पटना में किसी भी स्टूडियो में नहीं मिल पाया। तो क्या टूल्स टेक्नोलॉजी की कमी थी या सॉफ्टवेयर कमी थी? देखिए, हर चीज की, टूल्स टेक्नोलॉजी से लेकर स्किल में भी प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। म्यूजिक का शायद CDE जो बेसिक नोट्स है वो भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या है कि बिहार का जो म्यूज़िक है डाउनग्रेड हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि इसका रीज़न ही यही है कि म्यूज़िक का जिनको नॉलेज नहीं है वो भी काम कर रहे हैं। तो आप जो बिहार का जो संगीत है, या फिर जो भोजपुरिया वुड के जो गाने जा रहे हैं जिस दिशा में, उसका मुख्य कारण यही समझते हैं कि कॉम्पिटेंट लोग नहीं, सही लोग, या उनको जानकारी नहीं म्यूज़िक क्या होती है वो है, या फिर जिस तरीके से गाने लिखे जा रहे हैं और एक गलत दिशा पे जो जा रही है वो एक मुख्य कारण, या फिर शॉर्टकट की तरफ लोग जा रहे हैं, या फिर कमर्शलाइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं? क्या कारण लग रहा है आपको? मुख्य कारण मेरे हिसाब से जो है वो है कि कम समय में किसी भी तरीके से पब्लिसिटी को गैदर कर ले। जी। कितना गंदा से गंदा गाना गाएं कि
कि जितना जल्दी से जल्दी जा करके वो हम हिट हो जाए। जैसे आज के डेट में जो महिलाएं भी, जो फीमेल एक्ट्रेस भी या फीमेल सिंगर्स भी गा रही हैं, उनको चाहिए तुरंत नेम और फेम। जैसे आज के टाइम में इंस्टाग्राम जो हो गया है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके का कंटेंट जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और यही चीज भोजपुरी में बहुत पहले से, भोजपुरी लैंग्वेज कितना प्यारा है, बहुत प्यारा लैंग्वेज है, बहुत प्यारा लैंग्वेज है। और ऐसा नहीं, इसमें हमारे भोजपुरी के बहुत सारे बड़े बड़े स्टार भी जो है इस तरीके का रचना दे करके गए हैं, जो शायद हमसे परे है कि कैसे वो इस लेवल तक सोच सकते हैं। इतना अच्छा क्रिएटिविटी वो दे चुके हैं। लेकिन चूंकि जल्दी से जल्दी किस प्रकार हमें नेम फेम मिल जाए, इस चक्कर में लोग जो है हमारे भोजपुरी लैंग्वेज को पूरी तरीके से बदनाम कर चुके हैं। और आप जब स्टूडियो में, पटना के स्टूडियो में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस लो लेवल पे काम भी हो रहा है। और बहुत अच्छे लोग भी हैं काम करने वाले, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो यही है कि लेकिन वो जो निचता पे जो लोग गए हैं, उनको कम से कम वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उनको भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए और बिहार के म्यूजिक के लिए काम करना चाहिए। और कम से कम बिहार के गौरव के बारे में तो सोचना चाहिए। बिल्कुल। जो इस हिसाब से शॉर्टकट, अपने उपलब्धियों का शॉर्टकट चुन लिए और एक गर्त पे लेके गए भोजपुरी संगीत को, एटलीस्ट बिहार के बारे में तो सोचना चाहिए। और आज भी हम अपील करेंगे कि भाई बहुत देर हो तो चुकी है, लेकिन अब तो समझ जाए। हाँ बिल्कुल। और मेरे हिसाब से इस पे सरकार को भी ठोस कदम उठाना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। और इस पर होली में आपने देखा है कि सरकार ने बैन लगाया, बहुत पहली बार, और हम लगता है कि लोगों ने इसको बहुत एक तरह से एक्सेप्ट किया और खुशी जाहिर की कि सरकार ने एक पहला ऐसा कदम लगाया कि इस तरह के फुअर गाने सिर्फ होली में ना बजा, बहुत ही वाहियात गाने बजते थे। बिल्कुल। और शर्म आती थी कि क्या चल रहा है। खासकर पूजा पाठ में भी, सरस्वती विसर्जन में भी ऐसे गाने चलते थे। तो चलिए, सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया और आशा है कि सरकार इस चीजों को देखेगी और एक कंट्रोल मैकेनिज्म लाएगी और एक ऑडिशन होगी और ऑडिट होगी इन चीजों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। लता मंगेशकर स्टूडियो में आपका रिकॉर्डिंग होना आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें भी कुछ लोगों का बहुत बड़ा श्रेय है इसके पीछे, जिनका नाम जरूर मैं लेना चाहूँगा। कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा 2 साल मैंने बताया कि बहुत स्ट्रगल किया, वो जो मेरे गाने का डिमांड था वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। तो एक भैया है सुमिताभ अरुण, वो अचानक मुझे रात में कॉल किए। तो कॉल किए तो मुझे याद है कि उन्होंने बोला कि एलएम स्टूडियो में तुम्हारा गाना करवा दें क्या, ऐसे करके उन्होंने। तो जब एलएम स्टूडियो में बोला तो मुझे लगा कि होगा कोई, अब कौन सोच सकता है कि भाई वो लता मंगेशकर स्टूडियो, वो बस एलएम स्टूडियो, अभी भी आप गूगल पे जब सर्च कीजिए तो एलएम स्टूडियो ही आएगा। तो उन्होंने बोला कि एलएम स्टूडियो में तुम्हारा गाना करवा दें क्या। तो मैंने बोला कि एलएम स्टूडियो करवा दीजिए भैया, आपको जहाँ आपको अच्छा लगता है आप करवा दीजिए, मेरे लिए तो गाना बन जाने से मतलब था। तो फिर बताया एलएम स्टूडियो का मतलब समझ रहे हो? तो मैंने बोला कि नहीं बताइए। तो बोले लता मंगेशकर स्टूडियो। तो मतलब एक पल के लिए तो मैं ये हो गया कि अरे ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि लता मंगेशकर मतलब, तो बोले ये उन्हीं का स्टूडियो है। तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा मेरे लिए। और फिर वहाँ पे मुझे वहाँ पे मेरे गाने पे वहाँ पे फिर काम हुआ और तब जाकर के वो गाना बहुत अच्छा बना। और फिर उसके बाद जब वो पता चला लोगों को पटना में, तो बहुत सारे न्यूज़ वाले भी इस चीज़ को इंटरव्यू लिए और बहुत ज़्यादा उसको चलाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लिटिल चांस में जाना तो एक उपलब्धि थी, वॉइस ऑफ बिहार बनना भी एक उपलब्धि था, लेकिन उससे भी बड़ा मेरे लिए उपलब्धि था कि वहाँ पे लोगों को ऐसा लगा कि एक जो 20 साल का लड़का जो है इस तरीके का गाना लिख रहा है और इस तरीके का गाना पटना में बना रहा है, ये उन लोगों के लिए भी ये शॉकिंग था। तो ये वो भी उनके लिए भी गर्व की बात है कि भाई कि बिहार का लड़के का शूटिंग रिकॉर्डिंग एटलीस्ट लता मंगेशकर स्टूडियोज में हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है जी। तो वैसे वहाँ पे हर कोई सॉन्ग रिकॉर्ड कर नहीं सकता है। एक्चुअली उन लोगों को मेरा गाना पहले पसंद आ गया था। अच्छा। तो भैया ने बताया, हाँ वो भेजे थे तो उन लोगों ने वो सेलेक्ट किया था कि भाई इन्विटेशन था। हाँ इन्विटेशन काइंड ऑफ था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो बिहार में अब पता है, सब मानते भी प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि भाई उनको मौका नहीं मिलता। तो आपका रिदम स्कूल ऑफ म्यूजिक इस दिशा में किस तरह से मदद कर रहा है, या फिर उन पोटेंशियल कैंडिडेट्स को आगे प्रोत्साहित करने के लिए कैसे काम कर रहा है? देखिए हम लोग तो सर काम कर ही रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। और हम लोग तो बेसिकली जो नॉलेज देना चाहिए वो हम लोग दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। और मेरा तो है कि हम
गवर्नमेंट में भी दे रहे हैं और सरकारी बच्चों को जो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज्ड है और प्लस प्रिविलेज्ड दोनों को दे रहे हैं। लेकिन मेरा एक आपके मंच के माध्यम से अपील है, सरकार से भी एक अपील है कि एक म्यूज़िक यूनिवर्सिटी ज़रूर हमारे बिहार में एक होना चाहिए, जो नहीं है, जो स्पेशली डेडिकेटेड हो म्यूजिक के प्रति, संगीत के म्यूजिक कोर्स पे यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, म्यूजिक यूनिवर्सिटी अगर खुलती है तो ये हमारे लिए बहुत, हम जैसे कलाकारों के लिए, जो अब तो मैं बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन जो लोग अभी बडिंग है, जो सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जिस प्रकार अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुला राजगीर में, तो मेरा एक ये आपके मंच के माध्यम से अपील जरूर होगा कि सरकार तक ये बात पहुंचे और एक म्यूजिक यूनिवर्सिटी हमारा बिहार में निर्माण हो, तो उससे बहुत लाभ होगा। चलिए, अच्छा। और इसी बात पे अपना एक कोई फेवरेट जो दिल के बहुत करीब हो, एक गाना हो जाए। अच्छा, तो वैसे मुझे गज़ल बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या बात, ठीक है। और जगजीत सिंह और चित्रा के तो हम लोग भी फैन रहे हैं, लेकिन चलिए आज हाँ, लेकिन एक सर उसमें भी बहुत मेरा जो दिल के करीब है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। ऐसा लग रहा है कि भाई आपके गाने सुनते ही जाओ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। रेमो जी, हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाते हैं और जो हमारा राउंड है भोकाल राउंड, जिसमें किसी रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा फटाफट आपको जवाब देना होगा। और फिर उसके बाद एक काहे राउंड है, जहाँ पर कहीं भी आप जाते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, आपके दिमाग में आता है कि भाई काहे, बिहारी के दिमाग में तो काहे आता है, क्यों, वाई, व्हाट नहीं आता है। बिल्कुल। तो वो काहे राउंड है। उसके बाद फिर बिहार की बात हम करेंगे, दैट्स द फाइनल राउंड। ठीक है, तो चलिए, आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला सवाल है इस भोकाल राउंड में, बॉलीवुड का वो गायक जिसके साथ आप डुएट गाना, आपका एक सपना, मेल या फीमेल? दोनों। अरिजीत सिंह। कारण? अरिजीत सिंह वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। वो उनको हर तरीके का वो गाना गाते हैं अभी के टाइम में। वैसे अगर पुराने टाइम में तो अलग नाम लेंगे, लेकिन अभी के टाइम में अरिजीत सिंह बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। वो हर तरीके का, क्लासिकल हो गया या फिर जिस तरीके का गाना बोलिएगा वो गाते हैं, और बहुत बखूबी गाते हैं और बहुत नॉलेजेबल है, बहुत। और उनका अगर आप लाइव भी सॉन्ग भी सुनिएगा तो उनका स्वर बिल्कुल नहीं जाता है, मदमस्त हो जाते हैं लोग। और फीमेल में रहा तो फीमेल में श्रेया घोषाल। पटना का वो कॉलेज जहाँ सबसे ज़्यादा जोश से आपने परफॉर्म किया? वैसे मैंने पटना के बहुत सारे कॉलेज में किया, बीआईटी में किया, कॉमर्स कॉलेज में किया, बहुत सारे जगह पे किया है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा मज़ा है एएन कॉलेज में, क्योंकि मेरा भी कॉलेज था और वहाँ पे जब कॉन्सर्ट हुआ तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। वो काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा भी आया और लोगों का प्रशंसा भी मिला होगा। स्टेज रिकॉर्डिंग स्टूडियो या क्लासरूम, कहाँ सबसे ज़्यादा आपको भौकाल लगता है? स्टेज ऑलवेज। एकदम एक अलग नशा है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऑडियंस के साथ बात करने में मज़ा आता है। अगर 50,000 अगर 1 लाख ऑडियंस है तो उसका मज़ा बिल्कुल अलग है। एक कलाकार के लिए श्रोता और प्रशंसक से बड़ा क्या होता है? बिल्कुल। ठीक है।
अगर एक दिन के लिए किसी और कलाकार की जगह लेनी पड़े तो वो कौन सा? अरिजीत सिंह। एक्सपेक्ट कर रहा था। किस गाने से आपकी पहचान बनी? गाना तो मेरा जो एक थ्रेशोल्ड, या फिर कहते हैं ना कि हाँ मुड़ के फिर नहीं देखा उस मोड़ के बाद? मतलब किस सेंस में पूछ रहे हैं, बॉलीवुड का सॉन्ग या मेरा पर्सनल? दोनों। अगर वैसे पूछिएगा तो मेरा जो पर्सनल जो पहला गाना था वो मैं निकला गड्डी लेके, वो गदर मूवी का जो गाना था, जो मैं उस समय 3 या 4 साल का, तो तब से मेरी मम्मी ने सिखाया और वो मैंने बहुत जगह गाया। अच्छा। और आज भी गाता आ रहा हूँ। अच्छा, क्या बात। तो उसमें बहुत अलग मजा आता है। 2 लाइन सुना कर, मतलब मेरा खुद भी वो काफी पसंदीदा गाना है। मैं निकला वो गड्डी लेके, स्टेज पे इसका मजा अलग है। हाँ, मैं निकला वो गड्डी लेके, ओ रास्ते पे उस सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। ये गाना ही बहुत जबरदस्त है। जी बिल्कुल। चलिए हम लोग नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं, जिसका राउंड है काहे। रिदम स्कूल खोलने की प्रेरणा आपको काहे और कहाँ से कैसे मिली? रिदम स्कूल ऑफ म्यूजिक एक्चुअली मेरा बहुत पहले से ही ये था कि मैं एक इंस्टीट्यूशन खोलूं और जिसके थ्रू मैं बच्चों तक म्यूजिक एंड आर्ट को पहुंचाऊं। ये मेरा बिजनेस के लिए नहीं है, ये मेरा पैशन है, मेरे दिल से जुड़ा। हाँ जी, कला को मुझे लोगों तक प्रोत्साहित करना और पहुंचाना है, और ये मेरा मोटिव है, खासतौर पर पटना में तो जरूर पहुंचाना है जी। बिहार के लोग म्यूजिक को कैरियर के रूप में अपनाने से अभी भी डरते हैं, काहे? मैंने बताया ना कि इसका बहुत सारा रीज़न है। प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें भी जो होनी चाहिए वो नहीं है पटना में, अभी भी नहीं है, बट ठीक है। तो ये चीज़ जो है बेसिक चीज़ है, जो क्योंकि अगर कुछ भी करना है तो आपको बाहर जाना होगा। जैसे आज मैं भी काम कर रहा हूँ तो मेरे मैक्सिमम जो लोग हैं वो या तो मुंबई के हैं, या नोएडा के हैं, या दिल्ली के हैं। पटना में कुछ लोग हैं, कुछ ही लोग हैं। ऑडिशन भी कम होती है। ऑडिशन भी तो खैर रियलिटी शोज तो अलग चीज है, रियलिटी शोज को तो मैं काउंट ही नहीं करता हूँ, लेकिन जो म्यूजिक में जो काम होना चाहिए वो जो है जनरली बाहर के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ये एक रीजन है। और एक रुझान भी लोगों को परिवार के प्रति। हाँ, वो कल्चर प्रॉब्लम भी है। ठीक है, जैसे कोलकाता में एक अलग कल्चर है, हर एक घर में आपको म्यूजिक पूजा जाता है जी, म्यूजिक सीखना मस्त सा चीज है। आपको एक कोई ना कोई डांस में होगा, कोई ना कोई पेंटिंग में होगा, कोई ना कोई आपका म्यूजिक में होगा, लेकिन ये बिहार में नहीं है, लेकिन होना चाहिए। और इसीलिए देखिए कि कोलकाता में हर घर से पढ़ने से ज़्यादा क्षेत्र में या तो क्रिकेटर कोई होगा या सिंगर कोई होगा। अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल जैसे बड़े बड़े लोग सब कोलकाता के ही। आशा है कि रिदम स्कूल ऑफ म्यूजिक अच्छा प्लेटफॉर्म दे और इस तरह बिहार भी तरक्की करे। आप सरकारी टीचर भी है, कलाकार भी, ये संतुलन बनाए रखने के लिए मुश्किल काफ़ी होती होगी, कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, सरकारी, मैं म्यूजिक का ही टीचर हूँ, म्यूजिक ही सिखाता हूँ वहाँ भी। तो ठीक है, मेरे लिए क्या है कि हर एक चीज़ से सीखने का मौका मिलता है, बच्चों से भी सीखने का मौका मिलता है, तो मेरे लिए ठीक है, कोई वैसा कुछ भी नहीं है, बराबर है। बिहार जैसे प्रतिभाशाली राज्य में नेशनल लेवल म्यूजिक फेस्टिवल की संख्या इतनी कम है, काहे? हमारी, खैर अपन इस बात पर डिस्कस कर भी चुके हैं कि हमारी फिल्में भी नेशनल फेस्टिवल्स में भी कम दिखाए जाते हैं और यहाँ पे तो बहुत कम है। कारण क्या है? कारण सर वही है कि अभी जो जिस लेवल का प्रोडक्शन होना चाहिए वो अभी भी नहीं हो रहा है बिहार में। कुछ रे होप दिख रहा है? बिल्कुल होप तो हमेशा रहेगा, होप तो हमेशा रहेगा। सरकार भी काम कर रही है, आए दिन हम लोग सुनते हैं कि फिल्म सिटी बनेगी या जो भी है, तो फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अभी तो जिस लेवल का जो प्रोडक्शन साउथ में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, केरला में भी और कर्नाटका में भी काफ़ी अच्छा मूवीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, जो बिहार अभी काफ़ी पीछे है, बट होप सो कि फ्यूचर में। लेकिन बिहार के कलाकार बाहर तो काफी बहुत कंपेयर टू साउथ इंडियन नहीं, बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन टैलेंट की तो कमी है नहीं। बिहार जहाँ बिहार में काम नहीं करना चाहते, बिहार के इंडस्ट्री को लोग बढ़ा नहीं रहे। नहीं बढ़ा, ये कलाकार की भी जिम्मेदारी होती है। हाँ, जिम्मेदारी तो होती है, बिल्कुल होती है। आपको लग रहा है वो अपनी जिम्मेदारी को निभान कर रहे हैं? देखिए, एक मूवी बनाना केवल एक कलाकार के हाथ में नहीं है, पूरा टीम इसके पीछे होता है। तो वो पूरा टीम हमें चाहिए कि बिहार में हो, तभी हम लोग वो कर सकते हैं। तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया, लेकिन मेरे सवाल से इतना था, क्या वो कर रहे हैं? कर ही रहे हैं अपने अपने जगह पे।
क्योंकि स्थिति तो वैसे कुछ सुधरी नहीं। हाँ। काबिलियत तो सब में है। बिल्कुल। और हम जैसे आप कर्नाटक की बात करें, मुझे याद है कि एक राजकुमार उनकी मौत के बाद, उनके बेटे की मौत के बाद एक वॉइड सा आया था कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री में। अभी भरा है कुछ हद तक, लेकिन वो गैप बिहारियों में नहीं था। बिहारी कलाकार बॉलीवुड में भी छाए रहे और अच्छा काम किया। हाँ, अभी भी। लेकिन इसके बावजूद भी भोजपुरी वुड वो स्तर तक नहीं पहुंचा, और नेशनल लेवल तक भी नहीं है, और एक छोटे मोटे क्या कहते हैं अभिनय तक ही रह गया। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, कम। आपने खुद ही कहा कि यहाँ पे वो स्टूडियोज नहीं है उस क्वालिटी के जो आपने मुंबई, दिल्ली और बाकी शहरों में देखा है, तो वो भी कारण रहा होगा। एंड आई होप इम्प्रूव करेगा, और स्पेशली आप जैसे कलाकार लोग लगे हुए हैं तो और लोग जुड़ेंगे तो अच्छा होगा। चलिए, इस उम्मीद के साथ हम लोग चलिए आते हैं बिहार की बात राउंड में। बिहार की कौन सी लोक धुन या शैली आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? शैली लोक धुन में तो मुझे शारदा सिन्हा का जो गाना है, बिहार की कोकिला, वो बिल्कुल एकदम सुनने पे ही, अगर आप इंडिया में किसी भी कोने पे तो लगेगा कि वो अलग बात आ जाता है। क्या आपको लगता है कि पटना म्यूजिक हब बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? पटना में बहुत सारे लोग हैं और बहुत यंग टैलेंट तो बहुत ज़्यादा। क्या ABC क्या चाहिए? क्या ABC 3 ऐसी चीजें क्या चाहिए जो म्यूजिक हब बन सकता है आपके अनुसार, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार? क्योंकि आप हर नेशनल लेवल पे जा चुके हैं, बहुत से स्टूडियोज में गए, बहुत राज्यों के स्टूडियोज में गए, खुद भी स्टूडियो स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो आपके अनुसार क्या लगता है? देखिए, सब कुछ पहला तो चीज़ है कि जो मैंने बताया कि म्यूजिक यूनिवर्सिटी एक होना चाहिए। ठीक है, म्यूजिक यूनिवर्सिटी खुलेगा तो बहुत लोगों में प्रेरणा आएगा। जैसे अभी देखिए कि जैसे ही बिहार के बोर्ड को मान्यता मिला, आज देखिए क्रिकेटर, बहुत अच्छे क्रिकेटर बिहार से निकल रहे हैं। 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने काफ़ी अच्छा किया। तो अगर बिहार में भी इस तरीके का जैसे कि एक बोर्ड हो, जो हमारा, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का एक अपना डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारा एक म्यूजिक का यूनिवर्सिटी हो, प्लस उसके अलावा फिर साथ ही साथ अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो जो हमारे गार्जियंस हैं उनको रूट लेवल से काम करना होगा कि वो भी म्यूजिक के क्षेत्र में काम करें, प्लस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये देखना होगा कि हमारा म्यूजिक में भी करियर बन सकता है। केवल पढ़ाई, जैसे IAS IPS हम लोग सबसे ज़्यादा देते हैं पूरे इंडिया में, अगर सबसे ज़्यादा संख्या अगर IAS IPS की तो हम लोगों की ही आती है, तो हम लोग भी इसमें क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे, बहुत टैलेंटेड। अगले सवाल की तरफ आते हैं। रिदम स्कूल किस तरह से बिहार की नई संगीत पीढ़ी को दिशा दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है सर, रिदम स्कूल ऑफ म्यूज़िक बिल्कुल दे रहा है, और हमारे पास बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, टीचर्स की टीम बहुत अच्छी है, और हम लोग बिल्कुल वेस्टर्न पैटर्न पे हम लोग सिखाते हैं। तो जो पियानो और गिटार, जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है उसको वेस्टर्न पैटर्न पे, जो इंडियन चीज़ है उनको इंडियन, बिल्कुल वेस्टर्न दोनों को बिल्कुल रूट्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों का रुझान वेस्टर्न पे जाता है या इंडियन पे? दोनों पे है, मिक्स है, क्योंकि घर से तो हिंदी मिलता है, तो वो चीज़ है, तो दोनों हम लोग बैलेंस बना के चलते हैं, ये बच्चों को दोनों चीज़ का नॉलेज। बिहार सरकार के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारे शोज किए हैं बिहार सरकार के, और सरकारी टीचर तो हूँ ही और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, तो बहुत अच्छा है, नो डाउट। बहुत चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट सब सपोर्ट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, बस एक सही दिशा की ज़रूरत, और आप जैसे लोग मार्गदर्शक बने तो और अच्छा रहेगा। अगर बिहार संगीत यात्रा निकाली जाए तो आपकी 3 पसंदीदा मंजिलें कौन सी होंगी? बिहार संगीत यात्रा, देखिए बिहार में अभी जो एकमात्र जो घराना जो बचा हुआ है वो ध्रुपद का जो घराना है, जो हमारे नॉर्थ बिहार में है, तो वहाँ पे ही इसका एंड होना चाहिए। फिर आरा में है, आरा से भी आपका म्यूज़िक का बहुत अच्छा खासा कल्चर है। फिर पटना तो है ही, लेकिन नॉर्थ बिहार में इसका कल्चर जो है, म्यूज़िक का कल्चर बहुत ज़्यादा है, साउथ बिहार से बहुत ज़्यादा है। साउथ बिहार से आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा रिचनेस है, वो लोग क्लासिकल ज़्यादा सीखते हैं, जिसमें मैथिली ठाकुर वगैरह भी आपका आती है, तो बहुत अच्छा है उधर का। तो आरा से शुरुआत हो और फिर नॉर्थ बिहार तक जाए। अगर अभी करियर को ऐसा पल जो आपको आज भी भावुक कर देता है? बहुत है, जैसे मैंने बताया कि 2 साल तक मेरा गाना नहीं बन पा रहा था, तो एक वक्त ऐसा भी आया कि बिल्कुल मतलब मैं टूट गया था, और कई रातें ऐसी होती थी जो मेरी रोते हुए बीतती थी
क्योंकि मेरे पास उस समय बनाने का स्किल था, अभी है मेरे पास स्किल, लेकिन उस समय नहीं था। उसमें किसी न किसी के पास डिपेंडेंट होना था और वो लोग नहीं मिल रहे थे। जो गाना मुझे बन के मिल रहा था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। बाथरूम में भी कई बार घंटों नहीं निकलता था, सोच में पड़ा रहता था। एक डिप्रेशन वाला जो दौर था वो मेरे लिए, वो उस टाइम में मेरे लिए हो गया था कि शायद मैं म्यूज़िक में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा पटना में। और कुछ लोग भी ऐसे मिले थे जिन्होंने मुझे डिप्रेस किया, लेकिन ठीक है, वो एक टाइम होता है, एक फेज था। हाँ, फेज था, उससे मैंने ऊपर उठा, अपने हौसला रखा और मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट तो हमेशा से रहा। तो फिर धीरे धीरे करके चलिए, बहुत बहुत अभिवादन है आपके माता पिता को जो आपको संभाला और आपको इतना बैकअप दिया। एटलीस्ट वो इस मामले में आप काफी धनी रहे, काफी किस्मत वाले रहे। बिल्कुल। अगर जिंदगी दोबारा मिले तो क्या फिर से संगीत ही चुनेंगे? बिल्कुल, 100%। आज की युवा पीढ़ी को संगीत के क्षेत्र में आने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संगीत बहुत बेहतर चीज है। संगीत जो है आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा बनाता है जी। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके आपको सभ्य भी बना देता है, बहुत डाउन टू अर्थ बना देता है। और अगर आप अच्छा सीखते हैं, क्लासिकल खास तौर पे सीखते हैं, फुहड़ता कम देखते हैं, वो करते हैं, क्लासिकल ज़्यादा ध्यान आपका बेस अगर रहता है तो बहुत ज़्यादा सभ्य, आप कहीं भी पहुंच जाए लेकिन आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं। एक बहुत बड़ा ज्ञान और क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल, समंदर है संगीत। अब मैं करीब मेरा सीखते हुए 20 साल होने जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी मुझे बहुत सीखना है। और संगीत के प्रति आपकी फ्यूचर कौन सी योजना है? फ्यूचर बताया मैंने सर कि मुझे एक स्टूडियो खोलना है अपना, और कुछ और भी जो प्रोजेक्ट हम लोग काम कर रहे हैं उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है, मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन एक फीमेल सिंगर्स के साथ जो बॉलीवुड में जो रिनोन्ड सिंगर हैं, फीमेल सिंगर जो फिल्म में गा रही हैं, उनके साथ भी हमारा 1.5 साल 2 साल के भीतर वो हम लोग का उसमें भी काम चल रहा है कि हम लोग उनके साथ भी गाना कैसे करें। चलिए, अब रेमो जी, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्ता करके, आपकी बातें को सुन के, आपके चैलेंजेस को देख के, और बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ रहा है और किस्मत रहा है कि आपके माता पिता के सहयोग से और आपकी किस्मत और आपकी मेहनत और एक फोकस्ड एक तरह से कि आपका एक दिशा और आपने मेहनत किया, जिसके चलते आपको आज ये उपलब्धि मिली, और आशा है कि आप इसी तरह आगे बढ़े। तो आपने देखा रेमो जी, आपने सिर्फ गाया नहीं बल्कि आपने हर उस सपने को आवाज़ दी जो बिहार की मिट्टी में पलता है। आपने दिखाया कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, अगर सुर सच्चे हो तो सफ़र मंजिल तक जरूर पहुंचती है। बिहार की गूंज की तरफ से आपको सलाम, और हम दुआ करते हैं कि आपकी आवाज़ हर दिल में, हर दिशा में और हर मंच तक गूंजती रहे, क्योंकि जब रेमो जी गाते हैं तो सिर्फ सुर नहीं, बिहार भी मुस्कुराता है। तो रेमो जी, आपका स्टूडियो में आना, पीके पॉडकास्ट में आना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा। पूरे जनता या हमारे दर्शक भी आपकी इस चैलेंजिंग एक सफ़र से रूबरू हुए, और आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के सफ़र के लिए। थैंक यू सो मच। तो रेमो जी, बिहार की बात हो रही है और अब देखिए ठेकुआ, सत्तू और मखाना है, और हमारी प्रयास है हमेशा से कि भाई हर वो चीज़ जो बिहार के लिए खास है, छोटा हो बड़ा हो, उसको विश्व स्तर तक लेके जाना, और आशा है कि ये हमारा जो खान पान है वो भी विश्व स्तर तक और आगे पहुँचे। ऐसे बहुत आगे तो पहुँचा हुआ भी है। आपका कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा, और मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, बार बार कहना चाहूँगा कि जो आपका ये प्रयास है, पंकज कुमार डॉक्टर पीके, जो आपका ये प्रयास है बिहार की गूंज, और जैसा नाम है वैसा काम है, और जो हम जैसे लोगों को आप मौका दे रहे हैं। और मैंने आपके बारे में जाना है, पता है मुझे कि आप 15 साल बाद आप लौटे और फिर से बिहार के लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत सार्थक प्रयास है। और इस मेरे जैसे बहुत सारे लोग आएंगे और इससे बहुत लोगों को सीखने को भी मिलेगा। बहुत प्रेरणादायक ये एपिसोड्स रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, और क्या कहें, बहुत अच्छा। आपकी आवाज़ भी बिहार से कहीं बाहर, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में गूंजेगी और गूंज भी रही है, और आशा करते हैं कि आप और नई सीढ़ियाँ और ऊंचे कदम और बड़े बड़े कदम लें और बिहार का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रेमो जी। थैंक यू।